हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन मंच पे। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज आल्सो नेम्ड एज हाइट एंड डिस्टेंस। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस को परफॉर्म किया है। आज इस क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज क्लास में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे, इनको कॉपी में अच्छे से नोट्स पे लिखेंगे और कोई भी अगर डाउट होगा तो वो मेरे से आप जरूर क्लियर करेंगे। अच्छे से देखिए वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. पहला स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले स्टेटमेंट को पहले डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। गर्ल, हाइट इज 1.2 मीटर, spot a balloon that is moving with the wind at a height of 88.2 meter from the ground. तो आपको बलून को रिप्रेजेंट करना है जो ग्राउंड से कांस्टेंट हाइट 88.2 मीटर पर है, और जो गर्ल उसको स्पॉट कर रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, उस गर्ल का खुद का हाइट है 1.2 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो स्टार्टिंग में जब उस गर्ल ने उस बलून को ऑब्जर्व किया तो उस गर्ल के आई से उस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री हुआ। After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree, क्योंकि no doubt जो बलून है वो विंड के साथ मूव कर रहा है। तो विंड के साथ अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब कुछ सेकंड के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन से अगर बलून का चेंज होगा तो नो डाउट एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि बलून उस गर्ल से दूर जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब बलून गर्ल से दूर जा रहा है तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है। इससे पहले आपका 60 था क्योंकि बलून आपके पास में है, उस गर्ल के नियरर है, फिर वो बलून गर्ल से डिस्टेंस में चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डिक्रीज होके पहले 60 था तो जो अब 30 रह गया। क्लियर? सो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो जो 60 से 30 डिग्री का इंटरवल चेंज हुआ है, जो 60 डिग्री से 30 डिग्री का इंटरवल चेंज हुआ है बेटा, उस इंटरवल में बलून ने कितना डिस्टेंस मूव किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अच्छे से देखिए कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले आपका ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल हो गया। क्लियर है? इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेवल पे जो गर्ल है जो बलून को स्पॉट कर रही है उसका हाइट है 1.2 मीटर। क्लियर है? स्टार्टिंग जो पोजीशन है बलून का, अपने को बलून यहाँ पे पॉइंट पे कंसीडर करना होगा, जो ग्राउंड से कितना हाइट पे कंसीडर होगा, 88.2 मीटर। गर्ल के आई से जब इस बलून के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल आपको चाहिएगा। आपने ये हॉरिजॉन्टल लेवल रिप्रेजेंट कर दिया। स्टार्टिंग पोजीशन गर्ल के हाइट को ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो पॉइंट ए से जो इनिशियल इंस्टेंट है बलून के लिए दैट इज द 60 डिग्री। क्लियर है? तो स्टार्टिंग पोजीशन बलून का आपका सी डी करके एक्सप्रेस हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद में बलून कंटिन्यू विंड के साथ मूव कर रहा है, तो मूव जब कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद में स्टार्टिंग जब ने गर्ल ने उस बलून को ऑब्जर्व किया तो एलिवेशन आपका 60 है। कुछ टाइम के बाद में जब बलून कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है तो नेक्स्ट पोजीशन मानते हैं कि बलून का ये है ए बी सी डी, देन नेक्स्ट इज ई एफ। क्लियर है? तो नेक्स्ट ई एफ है। तो अब जिस पोजीशन पे बलून है, जब वापस से उसी गर्ल ने उस बलून को अब स्पॉट किया तब उसका एलिवेशन डिक्रीज हो चुका है। तो पहले 60 था, अब डिक्रीज होके जो एलिवेशन है बेटा, जब आप इसको ज्वाइन करोगे स्केल से स्ट्रेट लाइन से, तब यही आपका एंगल 30 डिग्री पे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? एंगल को देखिए मैं डायग्राम में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ए से स्टार्टिंग जो पोजीशन है बलून का, उस कंडीशन में जब एंगल को ऑब्जर्व किया गया तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये आपका 60 डिग्री है। और जब सेकेंड इंस्टेंट पे बलून को वापस से ऑब्जर्व किया गया, जब वो ऑब्जेक्ट दूर जा चुका है, तो वही आपका एलिवेशन 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? डायग्राम में क्लियर हो रहा है आप सबको? ए बी गर्ल का हाइट है, ए बी हाइट ऑफ गर्ल है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। क्वेश्चन में कितना है गर्ल का हाइट? 1.2 मीटर टॉल गर्ल। क्लियर है? जो बलून है वो दोनों कंडीशन में ग्राउंड से कांस्टेंट हाइट पर है बेटा। वो कांस्टेंट हाइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 88.2 मीटर। वो जो कांस्टेंट हाइट है क्वेश्चन में बलून का CD इक्वल टू EF, वो आपका 88.2 मीटर है। ABCD EF, लेट कंसीडर द पॉइंट G एंड लेट कंसीडर द पॉइंट H। तो बलून ग्राउंड से कांस्टेंट हाइट पर है, तो G पॉइंट पे, H पॉइंट पे एंगल आपका 90 होगा। क्लियर है? तो ये सारा डायग्राम मैंने इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम से वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना कि करना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल पोजीशन में बलून से जो गर्ल ने ऑब्जर्वेशन किया वो एलिवेशन 60 पे था। जब कुछ टाइम के बाद में जब बलून कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो ये मानते हैं कि बलून पॉइंट सी से पोजीशन चेंज करके पॉइंट ई पे आ चुका है, लेकिन ग्राउंड से अभी भी उतने ही कांस्टेंट हाइट पर है। कितना? 88.2 मीटर। इसलिए जितना CD है उतना ही आपके पास में EF है, वो आपके पास में फिगर में है 88.2 मीटर। गर्ल का हाइट 1.2 मीटर, AB अगर 1.2 है तो AB के इक्वल CD होगा, CD के इक्वल HF होगा, वो आपको पता है क्योंकि वो 1.2 मीटर कंसीडर होगा। क्लियर पॉइंट? पैरेलल लाइन चलेगा। देखिए अब बलून C से अगर E पोजीशन पे मूव हो रहा है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल में डिस्टेंस कवर हो रहा है, चाहे आप C से E कह दें और चाहे ग्राउंड लेवल पे G से H कहें, एक ही बात है। तो इनडायरेक्टली आपको जो बलून ने डिस्टेंस कवर करना है, जो कैलकुलेट आपको करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून, दैट इज द वैल्यू GH। वो क्या है आपके एक्सप्रेशन में? GH है। और ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी अटेम्प्ट किए हैं। GH अगर आपको कैलकुलेट करना है, दो राइट ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं AGC एंड AHE। दोनों राइट ट्रायंगल के अंदर आप बेस कैलकुलेट कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर आपको मालूम है। एक में आप AH कैलकुलेट कर लेंगे, एक में आप AG कैलकुलेट कर लेंगे। तो AH में से AG को अगर माइनस करेंगे तो जो GH कैलकुलेट होगा, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर रिप्रेजेंटेशन है। अगर फिगर आपका क्लियर है, आपने इंफॉर्मेशन को तरीके से फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो देखिए ये सारी कंडीशन है आपके पास में। तो सॉल्यूशन जब क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन जब क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फिगर से सारी वैल्यूज को लिखते हैं। फ्रॉम फिगर से सबसे पहले ये क्लियर है क्या? अब इनके रीजन ही बताने होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, हाइट से वो हमेशा इक्वल होंगे दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो AB इक्वल टू GD इक्वल टू HF, ये तीनों पार्ट आपके इक्वल होंगे, दैट इज द 1.2 मीटर। बलून जो कांस्टेंट हाइट पर है ग्राउंड से, दैट इज CD इक्वल टू EF इज इक्वल टू 88.2 मीटर। क्लियर बेटा? CD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू 88.2 मीटर। लेकिन राइट ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने के लिए आपको हाइट चाहिएगा CG, आपको हाइट चाहिएगा EH। सो इन द नेक्स्ट लाइन CG कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म करेंगे, CG इक्वल टू EH इज इक्वल टू 88.2 में से 1.2 जब आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 87 मीटर। 88.2 में से 1.2 जब आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा? 87 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपने कैलकुलेशंस फिगर से कैलकुलेट कर दिया। थीटा आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है 60। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल कोई सा भी ट्राइंगल पहले ले सकते हैं। मैंने ट्राइंगल ले लिया ACG ट्राइंगल वी हैव। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप अप्लाई करेंगे बताइए? थीटा कितना है? 60 है ना। ACG ट्राइंगल में थीटा आपका 60 है, तो tan 60 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर आपका फिगर में CG है और बेस आपका फिगर में AG है। 1060 की वैल्यू टेबल कितना होता है? 1060 का वैल्यू टेबल में होता है √3। √3 इज इक्वल टू CG। कितना है CG का वैल्यू? CG का वैल्यू आपके पास में है 87 अपॉन में AG आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन सॉल्व करने पे AG इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। तो जब अपॉन √3 में आप रैशनलाइजेशन करके जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो बताइए स्टूडेंट्स AG का वैल्यू कितना आ गया? 87 √3 अपॉन 3। 87 में जब 3 से डिवाइड कर देंगे 3 2 6 27 9 3 27 कितना वैल्यू आ गया? AG इज इक्वल टू 29 √3 मीटर। क्लियर है यहां तक का पार्ट? AG आपके पास में 29 √3 मीटर आ गया। नेक्स्ट वापस से ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल क्या नेम है? AEH। इन ट्राइंगल AEH वी हैव थीटा कितना बेटा? 30 है। 10 30 परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर E से H तो होगा राइट ट्राइंगल में क्योंकि एलिवेशन पॉइंट A से बन रहा है। EH अपॉन में बेस आपका कंप्लीट कितना? AH। यहीं पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूं मैं। EH का वैल्यू 87 और AH वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 1030 का वैल्यू अगर टेबल से आप फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AH। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे AH इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स AH आपने कैलकुलेट कर लिया, AG आपने कैलकुलेट कर लिया। AH और AG का जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपके पास में GH आएगा। GH इज इक्वल टू AH माइनस AG। AH का वैल्यू 87 √3, AG का वैल्यू 29 √3। तो 87 √3 में से 29 √3 जब माइनस करेंगे तो √3 तो सेम रहेगा। 17 माइनस 9 8 एंड 7 माइनस 2 5। ओके स्टूडेंट्स कितना आंसर आ गया? 58 √3 मीटर। तो 50 √3 का मीटर का मतलब क्या हो गया? देयरफॉर क्या पूछा था क्वेश्चन में आपसे? रीड कीजिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। सो देयरफॉर distance traveled by balloon is 58 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बैलून ने वो कितना है? 58 √3 मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन से? क्वेश्चन से आपने पहले फिगर ड्रॉ कर दिया। हालांकि क्वेश्चन आपको लिखेगा सी इन फिगर, बट एग्जाम में बिल्कुल भी वो सोचेगा कि फिगर आपको गिवन होगा। फिगर हमेशा स्टूडेंट्स को खुद को ही इन क्वेश्चंस में ड्रॉ करना होता है। फिगर अगर आपका सही से ड्रॉ हो गया तो हर बार आपके पास में टू ट्राइंगल्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका रिलेटेड है क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था। उस इंफॉर्मेशन से पहले आपने फिगर ड्रॉ किया और फिर आपने उस फिगर से वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक जो हाईवे है वो टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? मतलब एक कॉर्नर पे टावर है, दूसरी तरफ से वो स्ट्रेट हाईवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। A man standing at the top of the tower observe a car as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। तो लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में बेटा? A man standing at the top of the tower, जो मैन की पोजीशन वो टावर के टॉप पर है और क्या ऑब्जर्व कर रहा है? A car with angle of depression of 30 degree which is मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, मतलब कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? कार टू द फुट ऑफ द टावर विद द कांस्टेंट स्पीड। और इनिशियल जब उस मैन ने उस कार को ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना फाउंड हुआ?
30 डिग्री। ओके, नाउ लेट कंटिन्यू। 6 सेकंड लेटर। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था आफ्टर सम टाइम, लेकिन यहां वो टाइम ड्यूरेशन गिवन है। कितना टाइम ड्यूरेशन है? आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ जो कार है वो कितना फाउंड हो गया? 60। क्यों फाउंड होगा 60? क्योंकि कार कंटिन्यू मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो कार अगर कंटिन्यू मूव कर रहा है, इसका मतलब जो इस बार ऑब्जर्वर है वो तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। किसकी तरफ मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ। तो ऑब्जर्वर के जब पास में आएगा ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो पहले कार का डिप्रेशन 30 था, अब कार का डिप्रेशन 60 है। क्लियर है? 6 सेकंड के बाद में। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब जहां पे 30 से वो 60 तक पहुंच चुका है, तो अब 60 से टावर के फुट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले इस इंफॉर्मेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि कंडीशन क्या और कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले पता है हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिएगा, ये फिक्स है कंडीशन के अंदर। तो कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लेवल आपका फिक्स है, ये आपने हॉरिजॉन्टल लेवल रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? आपको स्टार्टिंग में टावर को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द AB। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कहां पे बैठा हुआ है? मैन की पोजीशन कहां पे है? एट द टॉप ऑफ द टावर। इनिशियल किसी कार को ऑब्जर्व करना है विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो इनिशियल ये मानते हैं कि कार जो है वो स्टार्टिंग में पॉइंट सी पे है। इनिशियल पोजीशन ऑफ कार इज एट पॉइंट सी, ये अपना फिगर में ऑब्जर्वेशन है। एंड मैन ऑब्जर्व दैट कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सो टू मेक दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हाट वी रिक्वायर्ड? We required to make a horizontal level. Let's consider this is as AP. P तक पॉइंट तक आपने एक हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया। तो इस पॉइंट A से इस कार के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस पॉइंट A के लिए जो कार के स्टार्टिंग पोजीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका पॉइंट C पे बन रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। क्लियर है? कार इज कंटिन्यूअस मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली जब कांस्टेंट स्पीड के साथ कंटिन्यूअस मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर एक पोजीशन ऐसा आएगा जब कार पॉइंट सी से कहां पे आ चुका है? कार पॉइंट डी तक पहुंच चुकी है। कार पॉइंट सी से मूव करते करते पॉइंट डी पे ऑब्जर्व हो रहा है। जब वापस से उस मैन ने उस कार को ऑब्जर्व किया तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज चेंज टू 60 डिग्री। पहले 30 था, अब 30 से कितना हो गया? चेंज होके 60 डिग्री। तो 60 डिग्री चेंज होने का मतलब आपने ए से डी को ज्वाइन किया। तो ए से डी को ज्वाइन करने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब वो आपके पास में कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्लियर बेटा? पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री है। स्टार्टिंग टावर जो है वो हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल पर है। सी से डी तक पोजीशन चेंज होने में डिस्टेंस तो सीधी हो गया, लेकिन जो टाइम लगा है वो टाइम आपका 6 सेकंड है। तो यहाँ पे जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टेंस कितना है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कार सी से जब डी पे शिफ्ट हो रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगा है उसको? 6 सेकेंड। और आपको ये बताना है जब कार अब इस पॉइंट डी से फुट ऑफ द टावर की तरफ पहुंच जाएगा तो वो टाइम कितना है? वो 30 सेकंड आपको कैलकुलेट करके बताना है कि पॉइंट डी से पॉइंट बी तक उसको डिस्टेंस जो कवर करेगा उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना। क्लियर स्टूडेंट्स? सबको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन PAC जो है वो फिगर में अगर आप एलिवेशन इक्वल टू डिप्रेशन ऑल्टरनेट से करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास में कितना है? 30 है। PAD के साथ जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छे से पहले भी आपको बता रखा है, ये कितना है आपके पास में? 60 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखे आप लोग,
लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन में आपको, लेकिन लैंग्वेज बहुत लिमिटेड ही लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो लिखिए आप लोग सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में लिखिए लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। वैसे कहीं आपसे पूछा नहीं है टावर का हाइट, लेकिन एक्सप्रेशन में लिखना तो पड़ेगा, तो बार बार AB लिखेंगे, इससे बेटर है लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। क्लियर हो गया? इसमें एक कंडीशन है कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड की कंडीशंस गिवन है, तो डिस्टेंस, क्योंकि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो हाइट का डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस और हाइट तो यूनिट सेम होता है, लेकिन क्या आप हाइट का टाइम के साथ रेशियो कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो आपको इस CD डिस्टेंस को और इस TB डिस्टेंस को किसी न किसी टर्म्स में कैलकुलेट करना होगा। तो लिखिए कॉपी में लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, let uniform speed of car be x मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा? x मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस लिखिए कॉपी में बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड, क्योंकि 6 सेकेंड में आपको पता है डिस्टेंस कार जो है वो C से D तक चेंज हो रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड, दैट इज CD। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ 6 सेकेंड के अंदर? CD इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपका x है, टाइम आपका 6 सेकेंड है, कितना हो गया? 6x मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड, जो फिगर में CD है वो आपका x इंटू 6 इक्वल टू 6x मीटर। ठीक है, फिर लेट कीजिए, लेट टाइम टेकन बाय कार, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच, टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर, टू रीच फुट ऑफ टावर from point B, that is t second. Let time taken by car to reach foot of tower from point D. क्योंकि देखिए बेटा, आपको बताना है कि कार को पॉइंट D से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम आपने लेट कर लिया t सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड। बताइए, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा t सेकेंड में कहां से कहां तक होगा? D से B तक होगा, दैट इज dB इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, टाइम आपका t सेकेंड, स्पीड आपका x, कितना एक्सप्रेशन xt मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से रिड्यूस करना सीख जाएंगे। स्टार्टिंग बहुत सिंपल मैंने किया है, देखिए लैंग्वेज है वो तो लिखना पड़ेगा। हाइट ऑफ टावर h, स्टार्टिंग जो टाइम ड्यूरेशन वो 6 सेकंड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड आपने कार का x मीटर पर सेकंड में लेट किया, क्योंकि हाइट आपका मीटर है, टाइम आपका सेकंड के अंदर है, इसलिए आपने मीटर पर सेकंड में ही लेट किया है। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा कार 6 सेकंड के अंदर C से लेकर D तक, x मीटर पर सेकंड स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 6x मीटर। जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपका t सेकंड है, तो t सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आपका होगा t इंटू x, दैट इज आइदर tx आइदर xt, दैट इज द मीटर। क्लियर पॉइंट? ये हो गया आपके पास में। तो फिगर से CD और DB तो आ गया। सेंस अगर आप फिगर से कंप्लीट BC को कैलकुलेट करते हो, कंप्लीट BC डिस्टेंस कितना होगा? 6x प्लस xt मीटर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को समझने में। टोटल डिस्टेंस B से C अगर आप करते हैं तो दोनों डिस्टेंसेस का सम होगा। ये डिस्टेंस आपका 6x हो गया, ये डिस्टेंस आपका tx हो गया, वो आपके पास में आ गया 6x प्लस xt मीटर। क्लियर? इसके बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को आपको बताना है, तो PAC इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड
What is the other angle? Angle PAD. PAD is equal to ADB is equal to 60 degree inside the bracket by the property of alternate इंटीरियर एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको? दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन से एलिवेशन के इक्वल हो जाएंगे. 30-60 आपने कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने तरीके से क्लियर कर ली, अब देखिए कैलकुलेशन पार्ट कितना इजी है. लैंग्वेज में इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, ये आप नोट कर लेंगे सारा. लैंग्वेज में इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करके आपको टी को कैलकुलेट करना है. अगेन देयर आर द टू राइट ट्रायंगल. वन इज ट्रायंगल ABD एंड अदर इज ट्रायंगल ABC. किसी में भी किसी भी रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो. सो लेट स्टार्ट. इन ट्रायंगल ABC वी हैव. ट्रायंगल ABC अगर बात करते हैं तो थीटा आपका 30 है. तो अगर मैं कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूं 1030 में परपेंडिकुलर आपका AB और टोटल बेस आपका BC. 1030 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाते हैं तो 1030 का वैल्यू आपका 1/√3. AB वैल्यू H मीटर और B से C आपने कैलकुलेट किया था कितना? B से C है आपका 6x प्लस TX और XT. अगर कुछ भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन है √3h इज इक्वल टू 6x प्लस TX. दैट इज द रिलेशन. इक्वेशन नंबर 1. x भी अननोन है, t भी अननोन है, h भी अननोन है. इक्वेशन 1. नाउ लेते हैं सेकंड ट्रायंगल बेटा. इन ट्रायंगल बोलिए सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ट्रायंगल ABD वी हैव. बताइए बेटा थीटा कितना इस बार कंडीशन ABD में? ABD में थीटा का वैल्यू आपका 60 है. परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस आपका BD है. क्लियर है ये बात? 1060 का वैल्यू टेबल से अगर आप कंफर्म करते हैं तो √3 AB आपने H लेट किया है और BD का वैल्यू आपने लिखा है कॉपी में. बताइए क्या लिखा है BD का वैल्यू आपने? BD का वैल्यू आपने लिखा है XT या TX, कोई भी टर्म से. मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू √3 XT. इक्वेशन नंबर 1. ओवरऑल कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके आपको T का वैल्यू कैलकुलेट करना है. ध्यान रखिएगा इस बार आपको H फाइंड आउट नहीं करना. आपकी रिक्वायरमेंट टाइम है, T है. तो आप इस H वैल्यू को इक्वेशन 2 में किस में पुट कर दो? इक्वेशन 1 में. तो क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन 2 वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 2 वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पे देखिए आपको क्या मिलता है. कंडीशन में अप्लाई करते हैं बेटा. H का वैल्यू यहाँ पे √3 TX करके पुट कर देते हैं. तो देखिएगा कैलकुलेशन ऑलरेडी √3 है यहाँ पे. H के प्लेस पे आपने पुट कर दिया √3 TX. क्लियर है? इक्वल टू में कितना वैल्यू है? इक्वल टू में आपके पास में है 6x प्लस TX. क्लियर स्टूडेंट्स? ओपन द ब्रैकेट. √3 into √3 3TX इक्वल टू 6x प्लस TX. सिमिलर टर्म्स कौन से है? TX है तो प्लस का TX चेंज कर दो माइनस TX में. तो कंडीशन क्या बनेगा? 3TX माइनस TX इक्वल टू 6x. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. TX में अगर एक्सप्रेशन चल रहा है तो 3 टाइम्स TX में से अगर 1 टाइम TX माइनस होगा तो कैलकुलेशन क्या बचेगा? 2 टाइम TX इज इक्वल टू 6x. तो सिंपल सी बात है, अगर T कैलकुलेट करना है तो T इज इक्वल टू 6x अपॉन 2x. x टर्म स्पीड का इससे कैंसिल हो गया. x आपका जो रिप्रेजेंट हो रहा था 6/2 कितना आ गया? T का वैल्यू. T वैल्यू आपके पास में बोले बेटा कितना आ गया? T वैल्यू 3. Therefore required time taken by car to reach
required time taken by car to reach foot of tower is 3 सेकेंड। क्योंकि आपने बेटा स्टार्टिंग में मान लिया था कि जो t का वैल्यू है वो d पॉइंट से b पॉइंट तक के डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम है वो आपने t लेट किया था। तो पूरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके आपने t का वैल्यू फाइनली क्या फाइंड आउट किया 3। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड। अलग अलग रिफ्रेशंस में डिफरेंट मेथड्स को यूज करता है। मैंने एक बहुत सिंपल अप्रोच के साथ, स्टार्टिंग में जरूर ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ लैंग्वेज है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है बेटा। वो लैंग्वेज जब एक्सप्लेन करते हैं ना और उसको फर्स्ट टाइम जब लिखते हैं तब ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। सिंपल स्पीड को लेट करके डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो CD डिस्टेंस आ गया, DB डिस्टेंस आ गया, दोनों को ऐड किया, BC आ गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा 60 से और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा 30 को अप्लाई करके रिलेशन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व होकर t का वैल्यू आ गया। तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं कैलकुलेट किया है, सेम प्रोसेस है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। अब आप इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इट विल डिपेंड ऑन यू। मैंने अपने साइड से इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लेवल पे आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा डेफिनेटली। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इस चीज को डिस्कशन में लेके आइएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज का। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो लैंग्वेज तो एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता है क्वेश्चन का, लेकिन अब इसको समझना कैसे, ब्रेक करके समझते हैं। यहां पे देखिए एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन दो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड अदर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। एक पॉइंट आपका 4 मीटर डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन दोनों पॉइंट से उस टावर के टॉप के लिए जो एलिवेशन बन रहा है, दोनों पॉइंट से जो टावर के टॉप के लिए एलिवेशन बन रहा है, उन एंगल्स में क्या रिलेशन है गिवन कंडीशन में? दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्सो आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक ही लेवल पे आपको ये दोनों पॉइंट लेने। एक 4 मीटर डिस्टेंस पर है उस टावर से, अनदर उस टावर से 9 मीटर डिस्टेंस पर है, और दोनों पॉइंट से उस टावर के टॉप के लिए जो एलिवेशन आपका बन रहा है वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर एक के लिए वैल्यू थीटा लेट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से दूसरे के लिए वैल्यू क्या होता है अपना आप से बताइए। अगर एक का एलिवेशन आप थीटा कंसीडर करेंगे तो दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन वैल्यू क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। चलिए डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से क्या कंडीशन है। फॉर्मेट ये है बेटा आपके पास में कि सबसे पहले आपके पास में कंसीडर करना है आपको टावर, दैट इज द पॉइंट, टावर इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। यहाँ पे आपके टावर के हाइट को आपको प्रूव करना है 6 मीटर। तो आप स्टार्टिंग में AB को लेट कर लेंगे कितना? हाइट ऑफ टावर, लैंग्वेज में लिख लिया आप लोग जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। लेट आंसर लिखना स्टार्ट करो। लेट हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू h मीटर। लेट हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू h मीटर। आफ्टर दैट अब देखिए पहले लैंग्वेज समझिए। टावर के फुट से, टावर आपका राइट एंगल पर है, तो टावर के फुट से जो पहला पॉइंट है वो आपका 4 मीटर डिस्टेंस पर है, और उसी टावर के फुट से जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कितने डिस्टेंस पर है बेटा? वो पॉइंट आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर है। क्लियर है? और ये जो आपके पॉइंट C और पॉइंट D है, इन दोनों पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं A से C के लिए और A से D के लिए, A से C और A से D के लिए अगर एलिवेशन की बात करते हैं तो ये आपके एलिवेशन जो है वो इस बार क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या दे रखा है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके लिए थीटा लेट करते हो। किसी एक के लिए अगर आप थीटा लेट करोगे तो अगर ये आपका एंगल थीटा है
तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा बनेगा। क्लियर है? तो लिखे आप लोग, आपने ये लिखा लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू h मीटर। आफ्टर दैट सॉल्यूशन में आपको एक तो ये लाइन लिख दिया, एक आप ये लिखे BC इज इक्वल टू 4 मीटर एंड BD इज इक्वल टू 9 मीटर, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है वो टावर के फुट से 4 मीटर और 9 मीटर पर है, तो BC और BD आपके पास में 4 मीटर और 9 मीटर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेट कॉम्प्लीमेंट्री में आपने लेट कर दिया, लेट एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, देन ADB अगर आपका थीटा है तो जो एंगल आपका बनेगा कौन सा, ACB, अगर ये आपका थीटा है तो ये एंगल आपका कितना बनेगा बेटा, 90 माइनस थीटा। कौन से रिलेशन से, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से। कौन से रिलेशन से, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से। क्लियर है? आपको हाइट ऑफ टावर प्रूव करना है 6 मीटर। लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन पार्ट। ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, तो एक्चुअल में यहाँ पे थीटा थीटा ही है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास में AB और थीटा के लिए बेस आपके पास में BD। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि थीटा थीटा के टर्म्स में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB को आपने क्या लेट किया था, H, और BD आपको कितना गिवन है, 9, तो tan थीटा इज इक्वल टू H बाई 9। ये आपका जो रिलेशन है वो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है? एंड इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल फिगर से लीजिए फटाफट से, ABC। ABC में इस बार जब tan थीटा का जब टर्न आएगा तो यहां पे मेरे पास में थीटा का एक्चुअल वैल्यू ही क्या है, थीटा नहीं है। थीटा का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से कितना है, थीटा का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से कितना है, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर आपका अभी भी AB है, लेकिन जो बेस है वो आपका BC है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना आता है कॉम्प्लीमेंट का, जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट का लेक्चर देखा है उसको पता है tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा के इक्वल। cot थीटा इज इक्वल टू AB कितना है, H, और BC कितना है, AB H है, BC आपका 4 है। इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस कॉम्प्लीमेंट रिलेशन जो आपने यूज किया है कौन सा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, cot थीटा के वैल्यू के इक्वल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिए इक्वेशन 1 में आपके पास में tan थीटा है और इक्वेशन 2 में आपके पास में cot थीटा है, तो दोनों में थीटा और थीटा तो सेम है क्योंकि 90 माइनस थीटा से cot थीटा आएगा। तो h वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइंग, यहां पे सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू h बाई 9 मल्टीप्लाई h बाई 4। तो tan थीटा का तो tan थीटा है, cot थीटा का वैल्यू रेसिप्रोकल रिलेशन से बताइए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बताया था कि नहीं बताया था, cot थीटा का वैल्यू रेसिप्रोकल रिलेशन से क्या लिखा जाता है, जी हाँ स्टूडेंट्स, 1 अपॉन tan थीटा h मल्टीप्लाई h स्क्वायर, 9 4 जा 36, ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से। tan थीटा से tan थीटा का टर्म कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। जनरली जब इसको हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस में लिखते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर और के अंदर, लेकिन क्योंकि हाइट और डिस्टेंस पे वर्क कर रहे हैं तो कभी भी कोई हाइट और डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप डायरेक्ट से पॉजिटिव आंसर ही ले सकते हैं। इसमें प्लस माइनस लेकिन नेगेटिव को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो h इज इक्वल टू 6 मीटर, देयरफॉर व्हाट वी प्रूव्ड height of tower, what we proved, height of tower is 6 meter. What we proved students, height of tower is 6 meter. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
कि जब भी कोई रिलेशंस क्वेश्चन में किसी एंगल्स के एलिवेशंस के लिए कॉम्प्लीमेंट के टर्म्स में गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन में वन वैल्यू इज थीटा, अदर वैल्यू कंपैरेटिव टू दैट 90 माइनस थीटा। जो आपका बेसिक्स प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अप्लाई करने का, वो आपने अप्लाई किया। रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के हिसाब से आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके h वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, और वो h वैल्यू आपका कितना कैलकुलेट हो गया, h इज 6 मीटर। h वैल्यू कितना कैलकुलेट हो गया, 6 मीटर कैलकुलेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं अटेम्प्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस करेंगे वो सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे है, ध्यान रखिएगा। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोर्ड के पेपर में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये ना क्वेश्चन 4 तो आपके स्क्रीन के ऊपर बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से एरोप्लेन का जो स्टार्टिंग एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद की बात कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू एरोप्लेन तो मूव कर रहा होगा, तो 15 सेकेंड बाद क्या सिचुएशन है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। क्योंकि स्टार्टिंग में जब एरोप्लेन पास में है तब 60 है, 15 सेकेंड के बाद में जब एरोप्लेन दूर जा चुका है तब वो 30 हो जाएगा। तो 30 होने के बाद में क्या लिख रहा है, if the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, एरोप्लेन अपनी कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, दैट इज 1500 root 3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग में आपने जो बलून का क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसमें बलून भी मूव कर रहा था, इसमें जेट प्लेन भी मूव कर रहा है। तो जो जेट प्लेन मूव कर रहा है, क्लियर है, वो 15 सेकंड में अपना एलिवेशन चेंज कर देगा, पहले 60 था फिर 30 हो जाएगा, और कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है। तो आपको इस बार स्पीड कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, कितने टाइम में एरोप्लेन अपने एलिवेशन को चेंज कर रहा है, 15 सेकंड। तो सेम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनेगा जो आपने प्रीवियस बलून के क्वेश्चन में किया था। वहां पे बस ऑब्जर्व करने के लिए गर्ल थी, यहाँ पे आपके पास में ग्राउंड पे एक पॉइंट रहेगा। तो देखिए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से स्टार्टिंग में जब इस जेट प्लेन को ऑब्जर्व किया गया, जो जेट प्लेन है वो स्टार्टिंग में बी सी से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो कि कांस्टेंट हाइट 1500 रूट 3 मीटर पे है, और इसका स्टार्टिंग जो एलिवेशन है वो आपका 60 है। जेट प्लेन कंटिन्यू मूव कर रहा है, ऐसे नहीं मूव करता है, ऐसे मूव करता है, हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल मूव करता है, ध्यान रखिएगा। तो जो जेट प्लेन हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल मूव कर रहा है इस तरीके से, तो 15 सेकंड के बाद में मानते हैं कि 15 सेकंड के बाद में कुछ ये पोजीशन है आपका ए बी सी, नेक्स्ट कंसीडर द पॉइंट डी ई। और इस बार जब आप ए से डी की तरफ जा रहे हैं, तो इस बार आपको ए से डी जब ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वो आपका 30 है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे ये जो जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये तो आपके पास में 60 है। सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन के अंदर जो जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री है, और जेट प्लेन जो है वो 15 सेकंड में उसका लेवल चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 सेकंड में वो बी से डी की तरफ मूव कर चुका है। टाइम कितना ड्यूरेशन है, बी से डी की तरफ मूव करने में उसका टाइम ड्यूरेशन है 15 सेकंड। 15 सेकंड में जेट प्लेन या एरोप्लेन जो है वो आपका पॉइंट बी से पॉइंट डी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और कितने कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है ये एरोप्लेन, 1500 रूट 3 मीटर। जिस कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है वो कांस्टेंट हाइट आपका क्या है, 1500 रूट 3 मीटर। तो कैलकुलेशन में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितना बीसी होगा उतना बीडी होगा, तो वो तो 1500 रूट 3 हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया। इसके अलावा आपको पता है, आपने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, एसी फाइंड आउट कर देंगे, जब ये ट्राइंगल लेंगे तो एई फाइंड आउट कर लेंगे, एई में से जब एसी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो सीई कैलकुलेट होगा, यस और नो। और जितना सीई कैलकुलेट होगा तो ये डिस्टेंस सीई कितने सेकंड में एरोप्लेन ने कवर किया है,
क्योंकि एरोप्लेन बी से डी पे मूव करने का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो डिस्टेंस कैसे कवर होगा, सी टू ई कवर होगा। जेड प्लेन बी टू डी कवर होने का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो सी टू ई कवर होगा। तो 15 सेकंड में वो सी टू ई पे जब मूव करेगा, 15 सेकंड के अंदर जब वो सी टू ई पे मूव करेगा, तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, टाइम आपको गिवन है, तो टाइम और डिस्टेंस के आपस में डिवीजन के वैल्यू से आप स्पीड कैलकुलेट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आएगा एंड फर्दर वी विल चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले फिगर से ये इंफॉर्मेशन क्लियर कर देते हैं। फ्रॉम फिगर BC इक्वल टू DE इक्वल टू 1500 √3 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट हाइट BC इक्वल टू DE इज इक्वल टू 1500 √3 मीटर। एलिवेशंस आपको गिवन है, टाइम ड्यूरेशन बाद में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट में। इन ट्राइंगल, इसमें स्पीड और कुछ नहीं लेट करना, डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर स्पीड निकालेंगे। तो पहले स्मॉल ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ABC में वही कैलकुलेशन है बेटा, कितनी बार भी कर लो, हर बार वही एक काम करना है। 10 थीटा कितना है स्टार्टिंग में, 60 डिग्री था स्टार्टिंग, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग एलिवेशन एरोप्लेन का 60 है, तो 10 60 के रिलेशन से परपेंडिकुलर BC और बेस आपका AC, 10 60 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 होता है, √3 में BC है आपका 1500 √3 अपॉन AC। ठीक बेटा, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में √3 से √3 का टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, कैलकुलेशन में AC आपके पास में आ गया 1500 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट इन ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल लेते हैं, पहले ABC लिया, अब ट्राइंगल आपके पास में ADE है, ग्राउंड से राइट एंगल पे रिप्रेजेंट कर देंगे आप एरोप्लेन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 डिग्री एंगल पे ADE। तो ADE में जब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो 10 थीटा आपका 30 हो गया एलिवेशन, परपेंडिकुलर जो है वो DE है और जो बेस है वो AE है। याद रखिएगा 30 डिग्री के केस में कंप्लीट बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर के अंदर, AE। तो 10 30 का वैल्यू टेबल से 1/√3 इज इक्वल टू DE कितना है 1500 √3 अपॉन AE। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे AE वैल्यू इज इक्वल टू 1500 √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, 15 3 जा, वो तो सबको ही पता है, 15 3 जा 4500 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, कितना आ गया AE का वैल्यू 4500 मीटर। अब देखिए बेटा, आपने AE कैलकुलेट कर दिया, आपने AC कैलकुलेट कर दिया, तो AE में से AC जब कैलकुलेट करेंगे तो फिगर से मैं ये डायरेक्टली आपको बता सकता हूं, CE इज इक्वल टू AE माइनस AC। कितना है AE का वैल्यू 4500, AC का वैल्यू कितना है 1500, तो 4500 में से 1500 माइनस करेंगे, कितना आ गया CE का वैल्यू 3000 मीटर। कितना आ गया बेटा 3000 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए बेटा, C से E तक जो डिस्टेंस कवर किया है एरोप्लेन ने, उसमें क्या कितना टाइम है 15 सेकेंड है, तो टाइम टू मूव फ्रॉम B to D is 15 सेकेंड। टाइम टू मूव फ्रॉम B to D, B से D तक मूव होने में जो टाइम है वो कितना है आपका 15 सेकेंड है। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, बोलिए जल्दी बोलिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पीड जो आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया है वो आपका है 3000। कौन सा डिस्टेंस है जो आपने CE कैलकुलेट किया, वो इनडायरेक्टली B से D है। हाइट पे अगर बात करें तो वो D से D हो गया, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करें तो वो आपका C से U हो गया। तो स्पीड आपका 3000, टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है 15, 3000 में 15 से डिवाइड किया 200 मीटर पर
सेकेंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 200 तो है, 200 को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको ये याद करना है, या फिर इसको समझ भी सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा मीटर के किलोमीटर में चेंज होने के लिए अपॉन 1000 होता है, और जो अपॉन में टाइम का सेकंड के अंदर है वो सेकंड जो है वो आवर्स में चेंज होने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है। तो कैलकुलेशन रिड्यूस होगी 18/5, 5 से 200 कितना टाइम 40 टाइम, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। So what is the speed of aeroplane? Speed of the aeroplane in kilometer per hour is 720. What is the speed of plane? Speed of plane is 720 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट है, बोर्ड क्वेश्चंस पेपर के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी साल हर क्वेश्चन पेपर में आपका रिपीट है। सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि बहुत सेलेक्टेड टाइम के अंदर हो जाए। हर क्वेश्चन को समझने के लिए और हर क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए कंप्लीट टाइम आपको और पूरा प्रैक्टिस आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। पर्टिकुलर किसी क्लाउड के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है वो कहां से बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, लेक से 60 मीटर हाइट पर, लेक से 60 मीटर हाइट पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से उस क्लाउड का जो एलिवेशन है वो 30 है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 30 डिग्री। और उस क्लाउड का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, लेकिन डिप्रेशन कहां पे बनेगा, उसके रिफ्लेक्शन के लिए। तो नो डाउट अगर लेक से कितनी हाइट पर क्लाउड होगा उसका रिफ्लेक्शन जब उस लेक के अंदर बनेगा तो उस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, जो उसके रिफ्लेक्शन का, क्लाउड के रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। आते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी बेटा। देखिए कैसे और किस तरीके से समझना है। सबसे पहले एक आपको हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना होगा, जो इस तरह यहाँ पे एक तरीके से ग्राउंड लेवल नहीं होके ये वो लेवल है जो सरफेस लेक से ऊपर है। तो इस तरीके से आपकी ये कंडीशन में यहाँ पे आप इस तरीके से लेक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बेसिकली कुछ ज्यादा डायग्राम को डेकोरेट तो करना नहीं है मैं इसके अंदर, जस्ट एक सिंपल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है 60 मीटर हाइट पे। तो सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं, कि 60 मीटर हाइट पे तो ए बी जो है वो आपका 60 मीटर कंसीडर हो गया, ठीक है। ए बी आपका कितना कंसीडर हो गया, 60 मीटर। 60 मीटर हाइट पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्लाउड का 60 मीटर हाइट में जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मानते हैं कि स्टार्टिंग में जो क्लाउड है वो यहाँ पे पॉइंट सी पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। क्लाउड जो है वो स्टार्टिंग में सी पॉइंट पे है, तो सी से लेकर जो डी तक का पोजीशन है वो क्लाउड का हाइट हो गया, जो कि सरफेस किससे ऊपर है, लेक से ऊपर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्लाउड के लिए जो आपका बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्लाउड के लिए आपका बन रहा है, ये आपका है कितना बेटा, 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लाउड के लिए बन रहा है वो कितना है, 30 है। ये आपका पॉइंट ई हो गया। तो कंप्लीट जो क्लाउड का हाइट है जो आपको कैलकुलेट करना है वो कहां से कहां तक हो गया, क्लाउड की पोजीशन सी पे है और लेक से सरफेस जो ऊपर है क्लाउड का हाइट
वो आपका CD है, तो क्वेश्चन में आपको CD कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एलिवेशन तो आपका 30 बन गया इस क्लाउड का। अब इसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट C है तो इसी हाइट पे, मतलब जितना हाइट सरफेस से ऊपर है उतना ही हाइट सरफेस से नीचे होता है रिफ्लेक्शन के अंदर। ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग, वैसे ये कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स में आता है अच्छे से, फिर भी मैथ्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिक्वायर्ड है वो यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना हाइट सरफेस के ऊपर है उसके रिफ्लेक्शन का उतना ही हाइट सरफेस के अंदर होता है, सरफेस के बिलो होता है। ध्यान रखिएगा, तो CD जितना है उतना ही आपका C' D है, तो इसके रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन उसी पॉइंट से, तो ये आपके, ये कंडीशन में आपके रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन है बेटा। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन वो आप सही से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। C से आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है इसको C' को, क्लियर है। तो ये आपकी कंडीशन है, तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन पॉइंट आपका C' है और C' पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका है 60 डिग्री, क्लियर है। कितना है आपका 60 डिग्री है। तो फिगर से जितना AB है उतना ही आपका सबसे पहले तो ED होगा, क्योंकि पैरेलल सरफेस है तो आप सबको पता है, ये आपके पास में 60 हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट को नहीं ऐड करते फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो टोटल हाइट में से जो एक पार्ट है इसको आप h मीटर ऐड कर लेते हैं, किसको, CE को। तो CE अगर आपने h ऐड कर लिया तो सबसे पहले तो ये बताइए फिगर में CD कितना होगा, CD कितना होगा आपके पास बेटा, h प्लस 60 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। CD आपके पास में h प्लस 60 मीटर हो गया। अब रिफ्लेक्शन जितना बनता है उतना ही आपका, मतलब जितना आपके अपर पार्ट में है लेंथ उतना ही लोअर पार्ट में होगा, तो CD इक्वल टू C' D, तो ये भी आपके पास में h प्लस 60 मीटर ही काउंट होगा। ध्यान रखिएगा C' पॉइंट तक। तो ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ये फिगर। अब आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने अच्छे लेवल पे एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आता है। E पॉइंट पे आपका 90 बनेगा, दोनों तरफ ऊपर और नीचे। एक बार में आपका थीटा 30 है, एक बार में आपका थीटा 60 है। राइट ट्राइंगल AEC बन रहा है, सेकेंड टाइम में राइट ट्राइंगल AEC' बनेगा, क्लियर है। तो सबसे पहले लेट कीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट कीजिए AB इज इक्वल टू, जो आपका 60 मीटर हाइट पॉइंट है वो आपका AB है, ठीक है। AB इक्वल टू ED, AB इक्वल टू ED इक्वल टू 60 मीटर। इसके बाद में लेट आपको क्या करना है, लेट CE इक्वल टू H मीटर। अगर CE H है तो देयरफॉर CD इक्वल टू H प्लस 60 मीटर। और उसके बाद में वापस वही कंडीशन सेंस, CD किसके इक्वल होगा, जितना हाइट सरफेस के ऊपर है तो जितना CD है उतना ही आपका C' D होगा। CD इक्वल टू C' D इक्वल टू H प्लस 60 मीटर सॉरी। अब देखिए मेरे को ये पता है कि ट्राइंगल AEC में तो ECH है और AE के फॉर्म में रह जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब AEC' करूंगा अप्लाई तो मेरे को इसमें EC' कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा EC', तो EC' किस किस का सम हो गया, ED प्लस C' D का। तो ED कितना है बताइए, ED का वैल्यू कितना आपके पास में 60 है, C' D का वैल्यू आपके पास में कितना है H प्लस 60 है, तो EC' कितना हो गया H प्लस 120 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज फ्रॉम फिगर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आपके फिगर से कैलकुलेट हो जाएगी फ्रॉम फिगर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो फिगर से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ गई। AB हो गया, AB इक्वल टू ED हो गया, CE को आपने लेट कर लिया, EC' आ गया। अब स्टार्ट करते हैं मेन कैलकुलेशन पार्ट। मेन कैलकुलेशन पार्ट में इन ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल कौन सा है, AEC है। AEC में tan थीटा आपका 30 है, परपेंडिकुलर आपका CE और बेस आपका AE। tan 30 का वैल्यू टेबल में देख के बताइए मेरे को कितना होता है। tan 30 वैल्यू होता है 1/√3।
सीई आपने एच लेट किया है, ई को आपने कुछ भी लेट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट करो तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया h√3 या √3h भी लिखते हैं, कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, नंबर को √3h, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा? ए का वैल्यू कितना आ गया? √3h। नेक्स्ट फिगर लेते हैं। नेक्स्ट फिगर के अंदर बोलिए बेटा, ट्राइंगल कौन सा? AEC डैश, ट्राइंगल AEC डैश 10, थीटा कितना है? रिफ्लेक्शन के डिफ्रेक्शन का, रिफ्लेक्शन के डिप्रेशन का एंगल है आपका 60, तो थीटा आपका 60 हो गया। 10 60 परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर? EC डैश अपॉन AE। क्लियर है? EC डैश, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीटा 60 के लिए EC डैश तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 10 60 का वैल्यू होता है आपके पास में √3/1 EC डैश। EC डैश टोटल आपने निकाला था, ये देखिए EC डैश कितना यूज हो रहा है? H प्लस 120/AE। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √3 AE इक्वल टू H प्लस 120। AE का वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए बताइए, इक्वेशन 1 में AE का वैल्यू कितना है? AE वैल्यू इज √3h इक्वल टू H प्लस 120, √3 इंटू √3, 3h इज इक्वल टू H प्लस 120। सिंप्लीफाई करने पे 3h माइनस h इज इक्वल टू 120, 2h इक्वल टू 120, तो h इज इक्वल टू 60 मीटर। लेकिन h 60 कैलकुलेट होने का मतलब ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है। फाइनल आंसर ये कैलकुलेट होगा आपका देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड। जो क्लाउड का हाइट आपको फाइंड आउट करना है वो फिगर में कहां से कहां तक है? h प्लस 60 है, तो h का वैल्यू आपका 60 ही कैलकुलेट हुआ है। तो 60 प्लस 60 हाउ मच? 60 प्लस 60 इज 120 मीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड? हाइट ऑफ द क्लाउड इज 120 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लाउड का स्टार्टिंग जो एलिवेशन है 60 मीटर हाइट के किसी पॉइंट से, वो आपका 30 है। उसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन है वो आपका 60 डिग्री है। तो किस तरीके से डायग्राम में सारी वैल्यूज को एक्सप्लेन किया आपने, सारी वैल्यूज को आपने लिखा, उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई किए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैलकुलेशन डिफिकल्टी नहीं होता है, सब कुछ डिफिकल्टी है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज द सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छे से स्टडीज कीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।